तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा नया चैप्टर है संविधान। आज हम संविधान पढ़ने वाले हैं, बस एक चैप्टर। अगर संविधान हमारे पढ़ाने से आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके आगे के चैप्टर भी लाएंगे, ठीक है। तो आज हम संविधान पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ जानते हैं कि संविधान हमारे भारत देश की एक राष्ट्रीय पुस्तक भी है, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं ज़रा देरी न करते हुए। तो पहली बात तो जान लेते हैं संविधान के जनक। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। और अगर बात की जाए कि ये संविधान जो है लिखा कैसे गया, कब लिखा गया, अपने हाथों से किसने लिखा है, ठीक है। तो अपने हाथों से लिखने वाले हैं श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ठीक है। उन्होंने लिखा है और उन्होंने 432 पेन की नीबों का प्रयोग करके लिखा है, ठीक है। पेन की नीब आती है ना, पहले जो लिखी जाती थी, तो आजकल हम लोग पेन का प्रयोग करते हैं, तो पहले आती थी जो पेन, उसमें नीब लगती थी, ठीक है। तो नीब लगा करके उसका प्रयोग करके उन्होंने लिखा है, ठीक है। और एक चीज, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा है, ठीक है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा है, ठीक। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपना लिया गया था और लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950, मतलब 1 साल बाद लागू कर दिया गया था। आइए संविधान के बारे में थोड़ा समझते हैं। हम लोग संविधान की जब किताब देखते हैं ना, उससे बहुत डर जाते हैं, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ने का तरीका क्या है। तो जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो किताब में पाठ होते हैं। क्या होते हैं? पाठ। किसी किताब में जिस तरह से पाठ होते हैं, उसी तरह से हमारे संविधान में भाग हैं। उसी पाठों को हम भाग कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? भाग। जैसे हम ऋचाएं वगैरह पढ़े हैं ना, ऋग्वेद वगैरह में ऋचाएं वगैरह, तो वैसे ही सेम है, ठीक है। तो क्या है? पाठ है। तो पाठों को इसमें हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। और जो देखो पाठ में क्या होता है, कुछ हेडिंग टाइप में टॉपिक्स लिखे होते हैं, जैसे कुछ हेडिंग वगैरह डाली होती है, ठीक है, मेन पॉइंट। तो उसी हेडिंग्स को या उसी टॉपिक्स को यहाँ पर हम अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, ठीक। और यहीं पर कुछ जैसे हमारे इसमें विषय सूची होती है, कुछ सिलेबस आगे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो जो सिलेबस आगे जुड़ा रहता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, तो यही उस किताब में जो संविधान है, संविधान में उसी किताब में जो अनुसूची लिखी गई है, वही सिलेबस को अनुसूची बोल दिया जाता है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में, ठीक, समझ में आया। तो जो पाठ है उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे कि ये भाग है। पाठ या लेसन को हम भाग कहते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज लिखा रहता है उसे अनुच्छेद कहते हैं, यानी कि आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल की टोटल संख्या कितनी है? तो 395 है। अगर 395 है, कहेंगे नहीं सर बहुत ज़्यादा है और बढ़ गई है, 448 के लमसम हो गई है। तो देखिए ये जो 448 वगैरह है, ये न्यूमरिक कीज नहीं, मतलब न्यूमरिक नंबर नहीं है। हम न्यूमरिक नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 का A, 4 का B, ऐसे ये सब है। तो वो सारी चीज़ें हम बात नहीं कर रहे हैं, ABC को छोड़ करके, ठीक है। अगर वैसे अगर जोड़ा जाएगा तो ये भाग की संख्या है वो बढ़कर 25 हो जाएगी, ठीक है। तो अनुसूचियां कितनी हैं? 8 थी 12 हो गई हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन होते रहते हैं। संशोधन के हिसाब से ये सारे अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग में परिवर्तन भी होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं हम संविधान के बारे में। हमने जान लिया कि भाग किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं। अब बात करते हैं भाग 1 की, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1। भाग 1 में 4 टॉपिक हैं, ऐसे समझ लीजिए, 4 हेडिंग से हैं, ठीक है। 4 टॉपिक्स हैं, यानी कि जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। तो इसमें 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो भाग 1 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में क्या लिखा है कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या बताया गया है कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये भाग 1 में बताया गया है। तो भाग 1 मतलब पाठ 1, ये समझ लीजिए। पहले पाठ का नाम क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब उस पाठ में पहली हेडिंग कौन सी है कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि आर्टिकल 1 मतलब पहली जो हेडिंग है उसमें क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है।
अब भारत राज्यों का संघ है, तो कैसे संघ है आइए समझते हैं। क्योंकि देखिए हम संविधान में या संसद ने ये कह दिया है कि भारत के आर्यावर्त या बहुत सारे जो नाम हैं ये इतने नाम नहीं है, भारत को सिर्फ एक नाम से बुलाया जाएगा, क्या? जैसे कहा जाता है इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो हम कभी ये नहीं कहते कि इंडिया माता की जय, हम कहते हैं भारत माता की जय, ठीक है। हमें कभी इंडिया रत्न नहीं दिया जाता, हमें भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। और जब हम कभी जनगण मन अधिनायक पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है भारत भाग्य विधाता, तो हम क्या नाम लेते हैं? भारत। तो इसलिए कह दिया गया है डायरेक्ट कि इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक, इंडिया दैट इज भारत, ठीक। तो समझ में है? तो संविधान में क्या कहा गया है कि इंडिया भारत, सिर्फ यही नाम रखा गया है, ठीक है। और एक चीज, जब हम कभी यूनियन की बात करते हैं, संघ की, ठीक है, तो संघ में देखते हैं कि 3 शब्द आते हैं। यहां से देखिए संघ में 3 शब्द आते हैं, 3 संघ आते हैं। पहला आता है कन्फेडरल, FEDRL, कन्फेडरल। कन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ, परिसंघ। आप समझ लीजिए इसे कि हम किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपका ऑप्शन लिखा रहे कि हाँ क्या कहते हैं भारत, क्या कहते हैं भारत कैसा है, तो या भारत कैसा राज्य है, तो उसमें लिखा रहेगा फेडरल, यूनियन, कन्फेडरल और संघ, ऐसा रहेगा। तो आप क्या करोगे? संघ वाले टिक मार दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले ये समझते हैं क्या है। पहला हो गया कन्फेडरल, दूसरा हो गया क्या? फेडरल। फेडरल माने भी होता है क्या? संघ। और होता है तीसरा क्या? यूनियन। यूनियन माने क्या होता है? संघ, ठीक। माने कन्फेडरल माने परिसंघ होता है, लेकिन फेडरल और यूनियन दोनों माने क्या होता है? संघ होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे जानेंगे? तो आइए इसे क्या कहते हैं थ्योरी के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। कन्फेडरल वो होते हैं जिसमें कई छोटे छोटे राज्य, बड़े राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देकर एक राज्य, एक देश बनाते हैं, ठीक है, एक देश का निर्माण करते हैं। तो उससे क्या कहा जाता है? कन्फेडरल कहा जाता है। कन्फेडरल में कोई भी देश कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकते हैं कभी भी, ठीक है। ये बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं फेडरल की, ठीक है। फेडरल में भी सेम सिचुएशन होती है। कन्फेडरल तो अब दिखाई नहीं देता, लेकिन फेडरल की बात करते हैं ये। तो जो फेडरल है ये क्या होता है? फेडरल का मतलब संघ है, ठीक। ये क्या होता है कि इसमें भी कई छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देकर के एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक देश का निर्माण करते हैं। लेकिन ये एक समझौता होता है, ठीक है, एक समझौता होता है। अगर ये समझौता टूटा तो देश भी टूट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य, इसलिए उसे कहा जाता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि उसके जो 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों के झंडे अलग अलग हैं, उन 50 राज्य की नागरिकताएं अलग अलग हैं, उन 50 राज्यों के संविधान भी अलग है। अगर एक है तो क्या है? करेंसी एक है, उनकी करेंसी एक है, बाकी नागरिकता, संविधान, सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अगर इसमें समझौता टूटा तो ये टूट जाएगा, और ये कई बार टूटा भी है, ठीक है। तो इसलिए, और ये जो है पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा सफल होता है। इसलिए भारत के लोगों ने, या भारत के क्या कहते हैं संविधानकर्ताओं ने क्या किया कि एक नियम बनाया कि अगर भारत में ये नियम लागू कर दिया गया, कौन सा? फेडरल या कन्फेडरल, तो क्या होगा कि भारत कभी एक हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि भारत में 75 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के पहनावे, कई तरह के धर्म अपनाए जाते हैं, तो सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से भारत को परिसंघ या फेडरल ना बना करके यूनियन बना दिया गया। यूनियन का मतलब भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, मतलब भारत के कोई भी राज्य भारत देश से अलग नहीं हो सकते, ठीक है, वो इसी में रहेंगे। तो ये क्या हुआ कि भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, वो इसी में रहेंगे। तो ये बहुत ही मजबूत होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है संघ। आइए इसे क्या कहते हैं एक आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि
जैसे मान लेते हैं कि अब ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक, ये दीवार है, और ये ईंटे गारे की दीवार है। किसनी? ईंटे की मिट्टी की, ठीक है, इसी मिट्टी की दीवार है, ठीक। और यहीं पर इस मिट्टी के ऊपर, इस मिट्टी पे अगर जोड़ाई कर दी जाए किसकी? सीमेंट की, ठीक है, ठीक, सीमेंट की जोड़ाई कर दी जाए तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा। किससे? इस वाले से ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा, ठीक। और यहीं पर कहीं हम इस पे प्लास्टर कर दिए, ठीक, यहीं पर कहीं हम प्लास्टर कर दिए इस पर, ठीक, तो सबसे मजबूत ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा क्या? कन्फेडरल, मतलब ये कमजोर है। और उससे थोड़ा मजबूत क्या है? ये फेडरल, ठीक, फेडरल। इसके अगर दो चार हथौड़ी मारोगे तो इसकी ईंट निकल कर बाहर हो जाएंगे। लेकिन ईंट निकल कर बाहर हो जाएंगे कहने का मतलब राज्य निकल कर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें किसकी? इस घर की, तो इसमें क्या होगा कि प्लास्टर है, तो आप ईंटा पत्थर मारते रहोगे, जल्दी से बाहर होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो इसे कहा जाता है यूनियन, ठीक, यूनियन यानी कि संघ है। और यही क्या है? हमारा देश, ठीक। बात समझ में आई? तो भारत कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। और एक चीज, अगर किसी राज्य ने एक विवाद खड़ा किया कि भैया जी ये बताइए, हमारा राज्य, या जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश भारत का ही हिस्सा है तो है कैसे है, ठीक है, ये कहाँ पर लिखा है? तो ये बात तो आर्टिकल 1 में लिखी ही नहीं है कहीं। उसमें लिख दिया गया है, आर्टिकल 1 में ही एक और पॉइंट बना दिया गया है, एक और टॉपिक लिख दिया गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या होती है कि जैसे हम किताब होती है, किताब में कोई सिलेबस होता है जैसे विषय सूची, उसी में चार्ट जो पन्ना जोड़ दिया जाता है उसी को अनुसूची कहते हैं, ठीक है। तो जो ये अनुसूची है, ये क्या है? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, मतलब वही जो चार्ट पन्ना जोड़ दिया गया उसी में रखा गया है, ठीक है। तो जैसे हम इससे पूछते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ है, कौन सा राज्य किसके अंतर्गत आता है? मतलब हमारा यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, या भारत में है कि नहीं है, ये कहाँ लिखा है? तो ये नहीं कहता कि हाँ आइए हम बताएं कहाँ है, वो कहता है कि आपकी आपकी कॉल फॉरवर्ड की जा रही है, ठीक है, वो हमें दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। हमें कहता है कि आप जाओ राज्यों की पहली अनुसूची देखो, ठीक है, राज्यों की पहली अनुसूची देखो, ठीक। तो समझ में आ गया कि अनुसूची क्या है और ये कहाँ लिखा है। अब आते हैं बात तीसरे नंबर पे कि 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र। ये 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र क्या हैं? तो देखिए, भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा बड़े हैं, ठीक है, आकार या एरिया की दृष्टि से थोड़े बड़े हैं, उनको क्या कह दिया गया? उनको राज्य कहा गया, ठीक है। जैसे अब किसी ने पूछ लिया कि भैया हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो राज्य है कि केंद्र है, ये हम कैसे जानेंगे? ये कहाँ पर लिखा है? तो वो कहा गया है, वो लिखा है कहाँ? राज्यों के 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र यहाँ पर लिखा है। और कैसे लिखा है? कि जो एरिया में बड़े हैं, ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़े बड़े हैं, वो क्या है? वो राज्य हैं। राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, ठीक है। और जो एरिया में छोटे हैं लेकिन राष्ट्र की महत्व रखते हैं, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? यूटी कहा गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। और एक आता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र अपने पास एक को नहीं है, मतलब अर्जित क्षेत्र कोई भी नहीं है। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है जैसे कि अभी हो जाए पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, तो वहीं पर क्या भारत क्या कर दे कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र करा के भारत में मिला ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक अर्जित क्षेत्र आ जाएगा, मतलब जो अपना देश नहीं है या अपनी जगह नहीं है, हम अगर उसको मिलाते हैं तो वो अपने में अगर मिला लेते हैं तो वो अर्जित क्षेत्र की गिनती में आ जाता है। देखो, संविधान बनाने वालों ने कितना अजीब संविधान बनाया, मतलब कितनी आगे की सोच करके संविधान बनाया कि अगर किसी राज्य को या किसी जगह को हम भारत में मिलाना चाहेंगे और मिलना चाहता है तो हम उसे मिला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये चीज कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद दूसरे में, अनुच्छेद दूसरे में क्या लिखा है कि विदेशी राज्यों को मिला लो, या विदेशी देशों को या विदेशी जमीनों को या विदेशी राज्यों को मिला लो। आइए समझते हैं कैसे।
तो लिखा गया है सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब अनुमति से पहले, ठीक है, पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह है कि संसद जो है राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे देगा। ठीक है, ये नहीं है कि उससे पूछेगा जा करके। ठीक है, सिर्फ सूचना दे देगा कि हम फला राज्य को मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जा करके मिला सकता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर क्या कहते हैं इस बात पर राष्ट्रपति मना करता है, ठीक है, इस बात पर राष्ट्रपति मना करता है तो उसके लिए महाभियोग लग जाता है। महाभियोग किसे कहते हैं? आसान भाषा में समझ सकते हैं कि किसी राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, आर्टिकल 61 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे जब आर्टिकल 61 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदेशी राज्यों को मिला लो। तो देखिए, आर्टिकल हमारा दूसरा क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को मिला लो, और ऐसा किया भी गया है। ठीक है, ऐसा किया भी गया है। यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा पूरा है तिब्बत का था। ठीक है, तिब्बत पर चीन वालों ने 1969 में कब्जा कर लिया। 1969 में चीन वालों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जब यहाँ से तिब्बत पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो चीन वालों ने क्या किया कि तिब्बत के लोगों के ऊपर बहुत सारे, मतलब कि एक तरह से बहुत दुर्व्यवहार किया उनके साथ। ठीक है, चीन वालों ने तिब्बत वालों के ऊपर बहुत दुर्व्यवहार किया। कैसे कि जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 4 लोग हैं तो किसी को भेज दिया क्या कहते हैं अफगानिस्तान, किसी को भेज दिया पाकिस्तान, किसी को बांग्लादेश, किसी को कहाँ। ठीक है, तो ऐसे भेज दिया। तो ये चीजें हो गई। क्या हो गया फिर, तिब्बत के ही लोगों की कमी हो गई, तो जिसकी वजह से वहां पर स्वतंत्रता की कभी मांग ही नहीं हुई। तो इस डर की वजह से यहीं पर था सिक्किम। ये सिक्किम कभी अपने भारत देश का हिस्सा था ही नहीं। ठीक है, सिक्किम अपने भारत देश का हिस्सा कभी था ही नहीं। वो एक अलग राज्य, अलग देश था, स्वतंत्र था। ठीक है, अपने भारत का कोई हिस्सा नहीं था। तो क्या हुआ कि जब इस डर की वजह से सिक्किम भारत के पास आया, उसने कहा कि हम जो है आप में मिलना चाहते हैं। ठीक है, यह विलय होना चाहते हैं। तो वह भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन सा, कब? 16 मई 1975 को। कौन सा राज्य? 22वां राज्य। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बना था। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बना था। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। वो कौन सा संशोधन था? 35वां संशोधन किया गया। ठीक है, 35वां संशोधन किया गया, जिसकी वजह से, जिसमें लिखा है 2 का ए। ठीक, संशोधन किया गया जिसमें उसने कहा कि हम आपके क्या कहते हैं, हम न तो भारत के हैं और न किसी और विदेशी, हम एक सह राज्य हैं। उसे डर था कि हम जो है क्या कहते हैं, हम भी कहीं तिब्बत के साथ, सिक्किम के साथ वैसा दुर्व्यवहार न करें। तो इस डर को खत्म करने के लिए भारत ने उनसे कहा था कि देखिए, भारत के जैसे अन्य राज्यों को नागरिकता या संविधान के सारे अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही आपको भी दिए जाएंगे। तो भरोसा न होने के कारण वो एक 35वां संशोधन किया गया। लेकिन फिर बाद में 36वां संविधान में 36वां संशोधन करके सिक्किम को ये भी संशोधन किया गया था। तो 1974 को किया गया था। ठीक है, 1 साल पहले। ठीक, तो 1975 को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक, आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसमें परिवर्तन कर सकता है, जैसे आपको याद हो कि एक था क्या, जम्मू कश्मीर। ये पहले राज्य हुआ करता था, तो इसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। पहला कौन सा बना? लद्दाख। दूसरा कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। मतलब
क्या कहा है कि पहले में क्या कह रहा है, अनुच्छेद पहले में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को मिला लो, तीसरे में क्या कहता है कि आप जब मिला लियो तो उसे तोड़ फोड़ के जैसा चाहो वैसे बना लो। ठीक है, ये तो क्या कहा गया है, देखिए यहीं पर एक थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। देखिए यहाँ पर कि पहले भारत एमपी मतलब मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन कहा जाता था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविजन कहा जाता था, तो इसका नाम बदल करके एमपी मध्य प्रदेश कर दिया गया। और एक चीज, मध्य प्रदेश को दो भागों में तोड़ दिया गया, एक मध्य प्रदेश बना और दूसरा छत्तीसगढ़ बन गया। और ये कब बना, तो 1 नवंबर 2000 सन 2000 में। ठीक है, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविजन। ठीक है, तो इसे दो भागों में तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में तोड़ दिया गया 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, बिहार को भी दो भागों में तोड़ दिया गया, तो बिहार और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, इसी तरह से। और एक चीज, यहीं पर एक बेरुवरी है। ठीक है, ये यहाँ बंगाल के पास बेरुवरी है, बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास में है। तो यहीं से पूरे भारत के ऊपर केस कर दिया गया था। ठीक है, पूरे भारत के ऊपर केस कर दिया गया था। तो ये केस कब किया गया था, 16 मई 1960 में केस किया गया था। ठीक है, 1960 में केस किया गया था। तो इस केस के लिए विदेशी या जिसे कहते हैं इंग्लैंड से एक वकील आए थे, जिनका नाम था सीरियल रेडक्लिफ। ये भारत के विभाजन करने आए थे। तो आपको याद होगा कि यहां से लेकर के ये सारी जो यहाँ तक कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, और यहाँ पर ये जो बंगाल का बॉर्डर है ये। ठीक है, इसका विभाजन इन्होंने ही किया था। कैसे किया था कि उन्होंने कह दिया कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है उसे पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है उसे भारत बना दिया जाएगा। तो इस वाले हिस्से को क्या बना दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया, क्योंकि ये पूर्व में है ना, तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और एक चीज, ये जो लाइन खींची गई यहाँ पर, ये वाली लाइन, इसे तो डूरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डूरंड लाइन। लेकिन ये जो लाइन खींची गई है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। और जो यहाँ पर लाइन खींची गई है इसे जीरो सिंक लाइन कहते हैं, या जीरो लाइन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जीरो। ठीक, तो इससे भारत का विभाजन कर दिया। वो आया बंदा, ऐसे टेबल पर नक्शा रखा और काटना शुरू कर दिया। 2 दिन में उसने भारत का विभाजन कर दिया। वो ये नहीं जानता था कि यहाँ भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने धर्म के लिए लड़ाइयाँ की लड़ी जाती हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, वो ये सब कुछ नहीं जानता था। वो आया, टेबल पर नक्शा रखा और काटना शुरू कर दिया। एक तरफ से काटा, क्या कहते हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन वगैरह थे एक तरफ से मिला करके काट दिया। और किसी के खेत जो है भारत में पड़ता था, किसी की दुकान जो है पाकिस्तान में पड़ी है चली जाती थी। तो किसी का घर जो है पाकिस्तान में पड़ता था और किसी का खेत जो है भारत में पड़ता था। बहुत उलट पुलट काम करके वो चला गया था। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, भारत रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और इसे जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, आइए आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में ज्यादा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 2 या 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। 368 का मतलब होता है कि जिसमें 368 में जिस चीज को रख दिया जाएगा, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति की साइन होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें 368 को, जिसमें मतलब कि जिस चीज को 368 के बाहर रख दिया जाएगा, अनुच्छेद 368, ठीक है, उसमें क्या है कि राष्ट्रपति की साइन होना आवश्यक नहीं है। और 4 कहता है कि अगर आप विदेशी राज्यों को मिलाना या नाम व सीमा बदलना चाहते हैं तो 65% वोट की आवश्यकता नहीं है आपको, मतलब 66% वोट की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ 50% वोट, ठीक है, 50% वोट, 50% वोट है तो आप इसे कर सकते हैं इस काम को। मतलब कहने का है, पहले अनुच्छेद में क्या कहा कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा कि आप विदेशी राज्यों को मिला सकते हो, और तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा कि आप उसको तोड़ फोड़ करके कैसा भी चाहो इसे बना सकते हो। ठीक है, वरुण धवन का एक डायलॉग है नहीं, कहता है मैं पहले को तो मैं तोड़ूंगा, फिर उसके बाद मैं फोड़ूंगा, फिर कहता है कि मैं तोड़ फोड़ के जोड़ूंगा। तो वही चीज करना है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ के जोड़ना है। ठीक है, तो ये अनुसूची
चौथी हो गई। अब देखिए, हमने संविधान का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि अखंड भारत। अखंड भारत यानी कि अखंड भारत ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि ये पहले फैला हुआ था कहाँ, अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान और श्रीलंका से लेकर बर्मा तक। बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, आज के म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो अफगानिस्तान, भारत का जो पहला टुकड़ा टूटा था, ठीक है, भारत का जो पहला टुकड़ा टूटा, वो टूटा कब, 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई। अफगानिस्तान या अफगानिस्तान और भारत को अलग करती थी। जब ये लाइन खींची गई तब ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत का बॉर्डर बनाती थी। तो इसे जो है इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि वहां पर ज़्यादातर पहाड़ और पहाड़ियाँ वगैरह थी, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है जरूरी नहीं था, उतना लाभकारी नहीं था, इसलिए उसे अलग कर दिया गया था, ठीक है। फिर ये डूरंड कब भी होता है, जो फुटबॉल वगैरह में दिया जाता है, ठीक है, आइए जानते हैं। उसके बाद आता है दूसरा टुकड़ा खींचा, दूसरा टुकड़ा निकला म्यांमार, कब, 1935 में। ये हिस्सा जो म्यांमार, ये बर्मा भी कहा जाता है, इसे बर्मा भी कहते हैं, पहले बर्मा कहा जाता था। तीसरा टुकड़ा सब जानते हैं कि पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई, ठीक है, ये ठीक। इसी तरह से भारत टूटता गया। यहाँ पे देखिए एक टुकड़ा फिर टूटा था, ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश जो था, ये यहाँ पे जीरो सिंक लाइन खींच दी गई, ये अलग हो गया, ठीक है। और यहीं पर क्या कहते हैं, भारत में कुल 552 रियासतें थी, ठीक है, क्योंकि 13 देसी रियासतों ने पाकिस्तान में विलय कर लिया था। तो ये 552 रियासतों को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी, या एक एक बना करके संघ या यूनियन बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों, इन्हें ऐसे ही कोई लौह पुरुष नहीं कहता, ठीक है। तो इनकी किसकी इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये 552 रियासतों को मिलाकर एक करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने इनके मतलब कि 3 सदस्य चुने गए। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा थे वीपी मेनन जो आईएएस अधिकारी थे उस समय के, अधिकारी सचिव, और तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, तीसरे थे माउंटबेटन, ठीक है। तो इन्होंने सारे सब चीज़ों को तो एक मिला करके कर दिया, लेकिन कुछ मामला फंसा। कौन सा, एक मामला फंसा हैदराबाद का, ठीक। हैदराबाद ये चाहते थे कि भैया जी हम अपना अलग देश बनाएंगे, मतलब भारत में रह करके, ये भारत में यहाँ पर हैदराबाद था, तो ये कह रहे थे हम अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ भैया एक अलग देश कैसे बनेगा यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसके लिए सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो चलाया, आप याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए, सारे की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया जिसकी वजह से हैदराबाद को मिला लिया गया। फिर उसके बाद आता है जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और जो जनता थी ज़्यादातर वहाँ पर वो क्या थी, हिंदू थी। तो वो कहते थे, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, रेफरेंडम करा दिया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि वहाँ पर ये बात कह दी गई कि भैया जी कौन कौन लोग जो है भारत में मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जनता ने क्या कहा कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो बस ये वाला भी मैटर सॉल्व हो गया। एक मैटर था जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला मैटर थोड़ा बड़ा था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो राजा थे हरि सिंह, ये हिंदू थे, और ज़्यादातर जनता जो है क्या थी, वो मुस्लिम थी, ठीक। लेकिन ये वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये ठीक। तो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ये जो है अपना अलग देश बनाना चाहते थे, ठीक है। तो चूंकि अंग्रेज ने या ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि जिसको अपना देश बनाना है वो बना सकता है, तो भारत वालों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि पाकिस्तान वालों ने आक्रमण कर दिया, किस पर, जम्मू कश्मीर पर। तो ये भागते भागते कहाँ आए, ये भागते भागते नेहरू जी के पास आए। वो कहने लगे कि भैया, अब वो सोचे कि भैया जी अगर मैं देश बचाने की कोशिश किया तो मेरा घर भी नहीं बचेगा, इसलिए वो भागते हुए नेहरू जी के पास आए और उन्होंने मदद मांगी। तो जो नेहरू जी थे उन्होंने उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेज दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया जी यही करता धरता है, यही करेंगे सब, ठीक है। तो उन्होंने कहा
सरदार पटेल ने कि भैया जी आप पहले विलय पत्र पर साइन कीजिए, ठीक है, विलय पत्र पर साइन कीजिए। तो उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया कब? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को। तो यहां से सरदार पटेल ने अपनी सेना भेजी से उस समय जो है नौशेरा में पाकिस्तानी फौज ना बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। तो उस समय भारत के जो ब्रिगेडियर थे वो थे उस्मानी, ब्रिगेडियर थे कौन? उस्मानी। इन्होंने कहा कि जब तक हम पाकिस्तानी सेना को खदेड़ नहीं देते तब तक हम जमीन पर सोएंगे, लेकिन जब तक यहाँ से भारतीय सेना वहां पहुंचती तब तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा जिसे आज कहा जाता है पीओके, ठीक है, ये वाला हिस्सा कब्जा कर चुका था, ठीक है। तो ऐसा समझते हैं अखंड भारत का जो है टुकड़ा पहला टूटा था कब? 1893 में, दूसरा टुकड़ा टूटा 1935 में, तीसरा 1947 में, और भारत में कुल 552 रियासतें बची थी जिनको मिलाकर एक करने का क्या कहते हैं प्रावधान किसको दिया गया? लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी सदस्यता कौन कौन थे? तो सरदार पटेल, वीपी मेनन जो आईएएस अधिकारी सचिव थे, माउंटबेटन, ठीक है। तो सारी रियासतों को तो मिला लिया गया था, लेकिन कुछ रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था, भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था। देखिए की पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि एकदम टॉपिक वाइज है, एकदम की पॉइंट है, ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। भारतीय संविधान को 4 कैटेगरी में रखा गया था। पहली, अंग्रेजों का शासन है, जहां पर ए में रखा गया था अंग्रेजों का शासन, जहां पर है, जहां पर अंग्रेजी शासन किया करते थे, ठीक है। बी में रखा गया देसी रियासतों को। देसी रियासतों का मतलब होता है कि जहां पर अपने भारत के देश के राजा ही राज्य करते थे, ठीक है, उसे देसी रियासत कहते हैं। उसके बाद रखा गया कमिश्नरी स्टेट को, मतलब जो थोड़ा से अच्छे थे या जो शहर टाइप में थे, थोड़ा सा प्रगति वाले थे, उसे रखा गया। और डी वाले में रखा गया यूनियन टेरिटरी को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को। आइए अब थोड़ा बात करते हैं कि देखिए राज्यों का पुनर्गठन करना ऐसा इतना तो आसान था नहीं, इसलिए कई कमेटी बनाई गई, ठीक है, कई कमेटी बनाई गई या कई आयोग बनाए गए, ठीक है। तो पहला आयोग बना था कौन? पहला आयोग था इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज थे, उसमें एसके धर आयोग इन्होंने बनाया था, ठीक है, एसके धर आयोग। यह भाषाई आधार पर पहला आयोग था, ठीक है, यह भाषाई आधार पर पहला आयोग था। यह बना था 1948 में, इसने रिपोर्ट दी थी 1949 में, ठीक है। तो इसमें कहना था कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा, जैसे कि जहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पर तमिल बोले जाते हैं तो वहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर जो है बिहारी क्या कहते हैं बिहारी भाषा बोली जाती है तो वहाँ के लोग बिहारी कह दिया जाएगा, तो ऐसे मतलब, ठीक है, इस आधार पर। तो फिर दूसरी कमेटी बनाई गई, कौन सी? दूसरी कमेटी बनी जेवीपी यानी कि जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी रमैया, ठीक है। ये भाषाई आधार पर नहीं था, ये भाषाई आधार पर नहीं था, ठीक। फिर उसके बाद एक कमेटी और बनाई गई 1952 में। ये कमेटी नहीं, ये इसी आधार पर ये था, ठीक है, इस आधार पर इसका गठन किया गया, ठीक है। 1952 में एक जो है मतलब मामला उठा, ठीक है, कहाँ से? मद्रास से। ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो था ये अलग अलग था, मद्रास था। तो ये उठा, तो यहाँ के जो ऊपर वाले हैं एरिया था वहां पर बोले जाते, जहाँ जो आज आंध्र प्रदेश है वहां पर तेलुगु बोली जाती थी और नीचे वाले में तमिल बोली जाती थी। तो उन्होंने कहा कि हमें भाषाई आधार पर हमारा क्या कहते हैं विभाजन कर दीजिए, ठीक है। तो जो है नेहरू जी ऐसी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो वो इसलिए उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो वैसे संविधान में लिखा नहीं है कहीं, तो ये जो है क्या कहते हैं मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ के एक इंसान था, एक आदमी, वो भूख हड़ताल पर बैठ गया और पूरे 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उसकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1952 में, ठीक है, वो मर गया। तो वहाँ की जनता ने शोरगुल शुरू कर दिया, अरे भैया यहाँ के जो है ये जो कैसा प्रधानमंत्री है भाई, पूरे इंसान को ही मार डाला उसने, ठीक है। तो वहाँ से आवाज़ उठने लगी, तो और लोग जो है बैठने लगे। तो इस हिसाब से सरकार जो है मजबूर होकर के
1 अक्टूबर 1953 को, जहां पर जैसे ऊपर वाले में जहां जिस स्थान पर तेलुगु बोली जाती है उसे आंध्र प्रदेश कर दिया जाएगा, और जहां पर तमिल बोली जाती है उसे तमिलनाडु बना दिया जाएगा। तो इस हिसाब से 1 अक्टूबर 1953, देखिए मारा कब था, ये मारा था 1952 को, और 1 साल बाद ये आयोग लागू कर दिया गया। किस आधार पर? भाषाई आधार पर क्या कहते हैं, राज्यों का गठन होने वाला पहला जो है राज्य कौन था, तो ये था मद्रास, या तो ऐसे कह सकते हैं आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और दूसरी चीज, यहीं पर क्या कहते हैं, एक फिर गठन का आयोग किया गया, ठीक है। ये गठन आयोग फिर शुरू हुआ, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट के जज थे खान बहादुर, यहाँ से देखिए, खान बहादुर सर सईद फजल अली, ठीक है। तो इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें शॉर्ट में फजल अली भी पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट में फजल अली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस फजल अली के आधार पर भी क्या कहते हैं, राज्यों का गठन किया गया था, ठीक है। आइए जानते हैं एक तो इन्होंने ये बना कब था, तो 1953 में बना था, रिपोर्ट दी थी 1956 में। इसके लिए 7वां संशोधन किया गया था, संविधान में 7वां संशोधन किया गया था, ठीक है। तो इसे अपना लिया गया था, मान लिया गया था इनके आयोग को कि हाँ भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि कोई इंसान गुजरात में रहता है तो ऐसा नहीं है कि गुजरात वाला महाराष्ट्र में नहीं जा सकता, वो महाराष्ट्र में भी जा सकता है, भारत के किसी कोने में भी जा सकता है, ठीक है। बस ये है कि भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि पूरे देश से भी आवाज उठने लगी थी जब इसका गठन हो गया था। तो चलिए ये बात करते हैं। तो उस समय भारत के पास क्या थे, 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है, क्योंकि सारे इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनको मिलाकर एक करना था अभी। तो एक था पंजाब, ठीक है, पंजाब के बारे में ही जान लेते हैं। पंजाब को कहते हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, यानी कि इसे पेप्सू कहा जाता था, ठीक है। इसको 4 भागों में तोड़ दिया गया, इसका विभाजन इसी शाह आयोग के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसी शाह आयोग के द्वारा 1966 में। कब? तो इसका जो ऊपरी भाग है जहां पर पहाड़ हिमालय पर्वत जहां पर स्थित है उसे बना दिया गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और जो निचला भाग है जहां पर हिंदी बोली जाती थी, ठीक है, उसे हरियाणा बना दिया गया। और पश्चिम साइड में, ठीक है, जहां पर पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बना दिया गया। और इसके बीच के कॉमन एरिया को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, यानी कि चंडीगढ़, जहां पर राष्ट्रपति का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आधार पर इसका गठन कर दिया गया। देखिए ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, और इसके आगे आपको पढ़ना है संविधान के बारे में और जानकारी चाहिए कि हाँ आगे वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो इसके आगे की वीडियो हम लाते रहेंगे। क्योंकि अभी हमारा चल रहा है भूगोल, ठीक है, भूगोल। तो भूगोल का चैप्टर अभी करीब चलेगा 40 से 45 दिन तक चलेगा लमसम, ठीक है, 40 से 45 दिन का चैप्टर चलने वाला है। तो आप लोग तब तक भूगोल पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको संविधान की जरूरत है, संविधान आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम संविधान के ऊपर और सारी वीडियो या पूरा संविधान के वीडियोस जरूर लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले इस वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।